सो वेलकम यू ऑल। मैं उत्पल नारायण परासर परासर एकेडमी के जो सीरीज़ है वीडियोस के क्लास 9-10 के का जो साइंस का सिलेबस है उसको कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। सो स्टूडेंट नमस्कारम। कृपया आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बाकी जो चीज़ें होती है कमेंट करें। हाँ, कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताना कि क्या और मुझे ऐड करना है और क्या सिंप्लीफाई करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट, जो कि फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये जो चैप्टर है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि क्लास 10th में जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल, ये तीनों चैप्टर आपस में इंटरलिंक्ड है। यानी आप एक फर्स्ट चैप्टर को अगर ठीक से कर लेते हो तो सेकंड चैप्टर में आपको आसानी होगी, थर्ड चैप्टर में भी आसानी होगी, इवन कार्बनिक कंपाउंड में भी आपको हेल्प मिलेगा। एक तरीके से केमिस्ट्री क्लास 10th केमिस्ट्री का बैकबोन है फर्स्ट चैप्टर। इसको आपको ढंग से समझना है तो बाकी चैप्टर में आपको आसानी होगा। ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जो और भी चैप्टर्स हैं उनमें कॉमन है, तो उसको हम यहाँ पे देखेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि उन चैप्टर्स के भी जो उन चैप्टर में अगर मैं जा सकूं तो जो टॉपिक है इनका रेफरेंस मैं वहाँ लेके जाऊंगा और आपको एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा कैसे इंटरलिंकिंग है इन सब चैप्टर के बीच में। ओके, तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं बार बार कहता हूँ आपसे कि आपके पास जो पहले एसेट्स हैं वो पहले उसको ठीक करो। आप एसेट्स क्लास 9 में आपने पढ़ा था, मैंने यहाँ लिख रखा है, ये थोड़ा सा लिख रखा है, इसका मैं PDF आपको लिंक पे नीचे शेयर कर दूंगा। क्लास 9 में एक आपने टेबल पढ़ा था, उस टेबल में आपको जो आयंस है, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, जो आयंस हैं उन आयन का एक लिस्ट है और लिस्ट के साथ उनके नाम आपको याद होने चाहिए। इसके बिना केमिस्ट्री आपकी हो नहीं पाएगी। सो प्लीज़ क्लास 9 के बुक लीजिए आप साइंस का और उसमें जाके ये जो फॉर्मूला, ये जो आयंस के फॉर्मूले हैं इनको एक जगह नोट डाउन कीजिए, सिंप्लीफाई करके +1 वाले एक साथ, +2 वाले एक साथ, ऐसे करके सिंप्लीफाई करके अपने साथ रखिए। हो सके तो इसका एक नोट बना के अपने पॉकेट में या इंपॉर्टेंट आपका जो नोटबुक है, डायरी है, उसमें रखिए। जैसे मैंने यहाँ दिखा रखा है कि सोडियम में +1 चार्ज होता है, पोटेशियम +1 चार्ज होता है, हाइड्रोजन +1 -1 दोनों होता है। दैट्स वाई हाइड्रोजन मेटल नॉन मेटल दोनों है। +1 जब होता है तो इसको हाइड्रोजन पढ़ते हैं और -1 जब इस पर चार्ज होता है तो इसको हाइड्राइड पढ़ते हैं। ठीक है। कॉपर वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, कॉपर पे एक बार +1 चार्ज, एक बार +2 चार्ज। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। क्यूप्रिक क्लास 9 में जो बच्चे मेरे से पढ़े उनको बता चुका हूं मैं। ये अमोनियम आयन है, वैसे ही कैल्शियम पे 2+, मैग्नीशियम पे 2+, कॉपर पे 2+, आयरन वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। एक बार आयरन पे 2+ चार्ज होता है और एक बार आयरन पे 3+ चार्ज होता है। ठीक है। फिर जिंक पे भी 2+ चार्ज, बैरियम पे 2+ चार्ज। कुछ मैंने यहाँ पर लिखे हैं, वैसे आपको ये पूरे याद रखने हैं। ये तो आपकी हैलोजन फैमिली है चारों, जिन चारों को हैलाइड बोलते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अगर चार्ज ना हो तो ऐसे पढ़ते हैं, चार्ज होने के बाद क्लोराइड हो जाएगा, फ्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमाइड हो जाएगा, आयोडाइड हो जाएगा। या हाइड्रोक्साइड, इससे बहुत फैमिलियर है आप। ये मैंने आपको बताया हाइड्राइड। तो ऐसे करके चार्ज की आप लिस्ट बना लेना, आपके पास ये होने चाहिए, अदरवाइज केमिस्ट्री में बहुत दिक्कत आने वाली है। सो विद्यार्थियों, आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपना ये चैप्टर। इस चैप्टर में स्टार्टिंग, जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि जब भी कोई चैप्टर आप स्टार्ट करो, एनसीईआरटी वाले बहुत रिसर्च करके चैप्टर का जो हेडिंग होता है, नेम होता है, ये सब भी देते हैं। चैप्टर का जो नेम है, नेम ऑफ द चैप्टर क्या था हमारा? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले इस चैप्टर में एक आइडिया आपको मिल गया कि इस चैप्टर में आप पढ़ोगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो देखो यार, जब भी आपको कोई डेफिनेशन याद करना है, साइंस का तो ये फंडा है कि साइंस में डेफिनेशन याद करना है, आप अपने दिमाग में 2-3 एग्जाम्पल रिकॉल करो। रिकॉल करने के बाद जो भी आप डेफिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो उसको एक बार उस पर टेस्ट करो, जस्टिफाई करो। सही होता है तो सही है, अगर नहीं है तो फिर आप दोबारा डेफिनेशन देख के एग्जाम्पल लेके उसको जस्टिफाई करके चेक। क्रॉस चेकिंग बहुत जरूरी है साइंस में। अगर आपने क्रॉस चेकिंग याद डाल ली साइंस पढ़ते वक्त तो आप जो भी चीज़ याद करोगे कभी भूलोगे नहीं। तो साइंस में याद कम करना पड़ता है, समझना ज़्यादा पड़ता है, और समझने का तरीका यही है। चलिए मैं वैसे आपको समझाता हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है। जब ये आप डेफिनेशन कोई पढ़ते हो, याद करते हो, कैसे करना है।
जैसे मैं करता हूँ, मैं जैसे पढ़ता हूँ वैसे ही आपको बता रहा हूँ। मैंने क्या किया कि लेट में एक एग्जांपल लेता हूँ, आपके एनसीईआरटी में है एक दो एग्जांपल लेता हूँ अलग अलग। एक सब मैग्नीशियम के रिएक्शन कराते हैं हम ऑक्सीजन से, ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। और दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं या कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। दो तरह का हमारे पास केमिकल रिएक्शन है। एक केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है कि दो एंटिटी कंबाइन हो रही है और एक प्रोडक्ट बन रहा है। सेकेंड केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक एंटिटी है वो ब्रेक डाउन हो रही है एंड टू न्यू एंटिटीज हमें मिल रहा है। तो बेसिकली अब हमें सोचना है केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन। चलो कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में केमिकल रिएक्शन के डेफिनेशन बोल जाते हैं। When two or more substances combine to form a new product is said to be a chemical reaction. चलो मैं आपके डेफिनेशन को एक बार टेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैं पढ़ता हूँ वही मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, पढ़ना वैसे ही। When two or more substances combine to produce a substance, यहाँ तो सही है, जो आपका डेफिनेशन जो हमने एज्यूम किया वो डेफिनेशन यहाँ तो फिट बैठ रहा है। क्या वो डेफिनेशन यहाँ फिट बैठ रहा है? बिल्कुल नहीं बैठ रहा है। यहाँ वो डेफिनेशन फेल कर जा रहा है। यहाँ पे दो सब्सटेंस कंबाइन नहीं कर रहे, इवन एक सब्सटेंस से दो सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है, तो मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया, पेचीदा हो गया। ऐसे दूसरा, अगर हम केमिकल रिएक्शन का खुद से मैं सोचता हूँ, आप 2-3 किताबें पढ़ोगे आपको अलग अलग डेफिनेशन मिलेगा, कौन सा डेफिनेशन आपके लिए बेहतर है वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। और सारे डेफिनेशन सही है या गलत है वो भी चेक करना, टेस्ट करना आपका मतलब फर्ज बनता है। वह जनरली अच्छे बुक जो होते हैं वो टेस्टेड डेफिनेशन सही लिखते हैं। चलिए मैं अगर बात करूं ऐसे कि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जहां पे या तो बॉन्ड टूटते हैं या बॉन्ड बनते हैं। एक नया झमेला लेके आ गया मैं आपके सामने। ये बॉन्ड टूटना और बॉन्ड बनना क्या है? बॉन्ड का मतलब होता है बेसिकली आप ऐसे समझो, थोड़ा हायर क्लास में जाओगे और ढंग से पढ़ोगे, कई तरह के बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन इस लेवल पर आपको इतना समझना है कि जब दो सब्सटेंस, दो एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन होते हैं ना, तो उनके कॉम्बिनेशन को फिक्स करने के लिए, उनके कॉम्बिनेशन को एग्जिस्ट कराने के लिए उनके बीच में एक फोर्स लगता है, उसी को केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एंटिटी कैल्शियम और दूसरा एंटिटी क्या है, कार्बोनेट है। कैल्शियम और कार्बोनेट यहाँ कंबाइंड फॉर्म में, इनके बीच में क्या है, बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जैक्टली यहाँ पे तो ये सिंगल एंटिटी है, सिंगल सब्सटेंस है, ये सिंगल एंटिटी है, सिंगल सब्सटेंस है। देखो ज्यादा साइंटिफिक टर्म्स के चक्कर नहीं पड़ना है। मैं एंटिटी बोल रहा हूँ वो भी सही है, सब्सटेंस बोल रहा हूँ वो भी सही है, एलिमेंट बोलूंगा वो भी सही है। ये आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके, अगर नहीं पढ़े हो तो मुझे एक बार कमेंट में बता रहा, मैं एक क्लास आपके लिए वो भी रख दूंगा जिसमें ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मैग्नीशियम सिंगल सब्सटेंस, ऑक्सीजन सिंगल मॉलिक्यूल, ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक नया बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। किसके किसके बीच में? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में। मैंने कहा इट इज द केमिकल प्रोसेस इन विच either a chemical bond is formed or a breakdown of a chemical bond, या तो chemical bond बनेगा या किसी chemical bond का क्या होगा, breakdown होगा। तो this is I hope this is a perfect definition of chemical reaction। नोट्स में आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में नोट्स में शेयर कर दूंगा, नोट्स के चक्कर नहीं पढ़ना है फिलहाल, आप चुपचाप समझते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। तो ये था केमिकल रिएक्शन के बारे में। एक चीज और, कुछ टर्म्स होते हैं, साइंटिफिक टर्म होते हैं केमिकल रिएक्शन में, जैसे कि मैग्नीशियम रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन से और यहाँ पे फॉर्म हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक चीज बता दूं मैं, ये बैलेंस केमिकल, अभी मैं बैलेंसिंग के बारे में बता नहीं रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं बैलेंस लिख नहीं रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, सिंपली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट होता है। ये दो आपके क्या है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये दो नए साइंटिफिक टर्म है, इनके बारे में समझना है, ये भी आपके सिलेबस में है। देखो एक चीज याद रखना, फिलहाल सीख लो जितना सीख सकते हो, एग्जामिनेशन की जब बारी आएगी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ स्पेसिफिक वीडियो आपको बना कर दूंगा, बस वो करोगे एग्जाम आराम से हो जाएगा। फिलहाल मौका मिला सीखने का, सीख लो जम के, एग्जाम को सोच के मत पढ़ना, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा, कम सीख पाओगे, प्रेशर में आ जाओगे। तो रिएक्टेंट यहाँ पे, अब ये एक टर्म है रिएक्टेंट और दूसरा टर्म है, ये टर्म है प्रोडक्ट। अब इसको कैसे डिफाइन करोगे?
मैं केमिकल दो एग्जांपल लिया था मैं पहले भी, अभी भी दो ही एग्जांपल लेता हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट कंबाइन कर रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। अगर थोड़ा कंफ्यूजन होगा, यहाँ यहाँ पे 2 एंटिटी है, रिएक्टेंट दिख रहा है, यहाँ 1 एंटिटी प्रोडक्ट में दिख रहा है, यहाँ पे 1 एंटिटी अगेन। अगर यहाँ पे 1 एंटिटी है इसका मतलब आप प्रोडक्ट नहीं बोल सकते, तो इसको क्या बोलोगे, रिएक्टेंट बोलोगे, और फिर इसको आप क्या बोलोगे, प्रोडक्ट बोलोगे। फिर कुछ बच्चे जो है ये एक कंसेप्शन बना लेते हैं कि जो राइट साइड में लिखा है वो प्रोडक्ट है, जो लेफ्ट साइड में लिखा है वो रिएक्टेंट है। ना बच्चों, ऐसे नहीं करना है, थोड़ा उसको और मॉडिफाई करना है। क्या मॉडिफिकेशन लाना है, मॉडिफिकेशन ये लाना है कि एरो को ध्यान में रखना है। एरो इज द रेफरेंस, एरो यहाँ पे क्या है, हमारा रेफरेंस है। एरो के हेड साइड जो भी हम डिनोट करते हैं, एरो के हेड साइड जो कुछ भी लिखा होता है, they all are products and all the entities those are written in the tail side of the arrow is said to be reactant, ठीक है। तो यहाँ पे एरो के टेल साइड कैल्शियम कार्बोनेट है, तो ये रिएक्टेंट हो गया, और हेड साइड कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड व्हाट आर प्रोडक्ट्स, ठीक है। बेसिकली जो किसी केमिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जो केमिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जिनके इन्वॉल्वमेंट से केमिकल प्रोसेस प्रोसीड होता है उनको रिएक्टेंट बोलते हैं। और जिनके इन्वॉल्वमेंट के बाद जो नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, इन्वॉल्वमेंट के बाद, केमिकल प्रोसेस के बाद जो नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, दोज आर प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। वो भी एक तरीका है याद करने का, सब डेफिनेशन दूंगा मैं, डोंट वरी, लिखने उखने के चक्कर में ना पड़े, समझ लें, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। फिर आता है, दिमाग में क्वेश्चन चल रहा हो सर व्हाट इज दिस, ये एरो क्या है, एरो रिप्रेजेंट द चेंज इन केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस में जो चेंजेस होता है उसको रिप्रेजेंट करता है कौन, एरो। बेसिकली एरो रिप्रेजेंट द चेंजेस, केमिकल चेंजेस। तो यहाँ पे एक चीज और होता है कि एरो के ऊपर नीचे भी कुछ चीजें नोट डाउन, कुछ चीजें लिखी जाती हैं, ठीक है। जैसे कई बार आप पढ़ोगे, एक एग्जांपल लेता हूं, यहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ, ये इक्वेशन लिख रहा हूं बेसिकली, अभी आप इक्वेशन आपको पता नहीं इसीलिए मैं केमिकल रिएक्शन वर्ड यूज कर रहा हूं। केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का ये बहुत ही पॉपुलर है, ये 2-3 चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा, इसीलिए इसको तो कहीं को दिमाग में सेट करके रखना है। और बहुत बार मैं पढ़ाऊंगा इसके बारे में, बहुत बार इसका जिक्र करूंगा, इतना जिक्र करूंगा कि याद हो जाएगा, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, सनलाइट, ठीक है, फिर यहाँ पे क्लोरोफिल, ठीक है, और प्रोडक्ट में C6H12 O6 प्लस ऑक्सीजन, कई बार वाटर भी बनता है, अभी वो लेवल पर समझते हैं। तो बच्चों ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है किसका, फोटोसिंथेसिस का। हो क्या रहा है, बचपन से पढ़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के प्रेजेंस में ग्रीन लीव्स जो होते हैं प्लांट के, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। और वो खाना कौन सा होता है, ग्लूकोज, जो हम पौधों से लेते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ये है बेसिकली क्या है आपका, ये ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज का, जो बच्चे मेरे 9th पढ़े उनको पता होगा, मैं उनको डेमो दे चुका है इनके बारे में, ठीक है। तो ये ग्लूकोज है। तो बेसिकली देखो, एरो के ऊपर नीचे कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ एंटिटी है जिनको मैंने क्या किया, रिप्रेजेंट किया। तो केमिकल रिएक्शन में कुछ एंटिटी है जिनको एरो के ऊपर नीचे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। या तो वो एंटिटी क्या हो सकता है, वो एंटिटी या तो कैटलिस्ट हो सकता है, या फिजिकल चेंजेस, हीट, लाइट, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं अगर केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं बेसिकली केमिकल रिएक्शन के रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। या तो केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देंगे या केमिकल रिएक्शन को स्लो कर देंगे। वैसे वो रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होकर प्रोडक्ट के साथ नहीं आते हैं,
वो सेपरेट रखते हैं, बेसिकली एक इन्फ्लुएंसर है। तो उन इन्फ्लुएंसर को हम एरो के ऊपर या नीचे, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो आप यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन में क्लोरोफिल क्या कर रहा है, जस्ट अपना एक इन्फ्लुएंस जनरेट कर रहा है, कहीं नहीं तो क्लोरोफिल ना तो रिएक्टेंट में है ना प्रोडक्ट में, कहीं नहीं दिख रहा है, बट क्लोरोफिल के बिना ये प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में एक टर्म आता है ना, उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। क्लास 9 के बच्चों को मैंने पढ़ाया होगा। कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट दो सब्सटेंसेस, ऐसा बोल सकते हैं, सब्सटेंसेस दैट इन्फ्लुएंस द केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, आइदर स्लो करते हैं और फास्ट करते हैं, विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बिना पार्टिसिपेट किए हुए, तो उनको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। एक एग्जांपल देता है कैटलिस्ट को समझने का, सबसे बेस्ट एग्जांपल जनरली मैं देता हूँ। क्लास में दो बच्चे हैं, आपस में थोड़ा एक दूसरे से हॉट डिस्कशन कर रहे हैं, आप थर्ड पर्सन ऐसे बन के जाते हो और दोनों को क्या करते हो, थोड़ा पिन अप कर देते हो, तो उसके अगेंस्ट भड़का के आप उन दोनों को फाइट करा देते हो क्या रहा है, आपने किसी बच्चे का हाथ पकड़ा नहीं, बस आपने क्या किया, इन्फ्लुएंस किया और दोनों बच्चे आपस में लड़ गए। इस केस में आपका जो रोल है ना, एग्जैक्टली केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट का होता है। कैटलिस्ट क्या कर रहा है? कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन को सिर्फ इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। अगर आप एक बच्चे का हाथ पकड़ के दूसरे बच्चे को मरवाते हैं, यानी कि आप केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, बट ऐसा तो आपने किया नहीं, आपने कैटलिस्ट का रोल प्ले किया। एग्जैक्टली ऐसे ही कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन में रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा किसके बारे में, कैटलिस्ट क्या होता है, हीट लाइट, जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो केमिकल रिएक्शन के रेट को इन्फ्लुएंस करता है। रेट मतलब कि स्पीड को फास्ट करना, स्लो करना, ठीक है, वो या तो एरो के ऊपर या एरो के नीचे लिखे जाते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने डेफिनेशन देखा, फिर क्या देखा, रिएक्टेंट देखा, प्रोडक्ट देखा, कैटलिस्ट के बारे में देखा, रिप्रेजेंटेशन देखा, केमिकल इक्वेशन में कैसे हम क्या रिप्रेजेंटेशन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला जो टॉपिक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं मैं, टाइम बचेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फीचर, जैसे मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स टीचर हूँ, स्टूडेंट हूँ और बहुत सारा चीज़ हूँ, पोइट भी हूँ, तो दीज आर माई फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। बात करने का मुझ का स्टाइल हो सकता है, बाल का स्टाइल, ऑल दीज आर फीचर्स। एग्जैक्टली हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग अपना फीचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। एग्जैक्टली केमिकल रिएक्शन के भी क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, यानी वो फीचर है, वो कैरेक्टर है जिससे आप पहचान सकते हो कि कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो चेंजेस जो है ना, बेसिकली दो तरीके के होते हैं, या तो फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज। अब हम बच्चे रहे नहीं कि हम फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी हमने फिजिकल चेंज के बारे में क्लास 9 में पढ़ रखा है, हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं केमिकल चेंज के बारे में।